नमस्कार दोस्तों। 5 साल पहले हमसे कहा गया था अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास होने वाला है। तो कितना विकास हो गया? पिछले 5 सालों में हमारा देश किन चीजों में ऊपर गया है और किन चीजों में नीचे गया है? आइए करते हैं अभी तक का सबसे बड़ा एनालिसिस और निकालते हैं मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के 3 साल पर मैंने इस वीडियो में एनालिसिस करी थी दोस्तों, जिसमें 16 अलग अलग इंडिकेटर्स में 5 में से रेटिंग दी थी और बाद में एक एवरेज निकाली थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि उस एनालिसिस को और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव और भी ज्यादा न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि जितने भी इंडिकेटर्स एक देश की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, उन सारे इंडिकेटर्स को इस रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड किया जाए और एनालिसिस की जाए। और मैं बार बार हम इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है सोच यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेट करके। इस रिपोर्ट कार्ड में हमने बस वही इंडिकेटर्स चुने हैं जो एक कंट्री की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे जीडीपी, जॉब्स या फिर जेंडर इक्वालिटी। इसलिए हम ना मोदी जी को राम मंदिर पर जज करेंगे और ना राम सेतु पर। टोटल में हमने 22 अलग अलग इंडिकेटर्स डिसाइड किए, जिनको 5 कैटेगरीज में बांटा: इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन कैपिटल, गवर्नेंस और एनवायरमेंट। इन सारे इंडिकेटर्स में हमने 5 में से रेटिंग दी है दोस्तों, और एंड में 100 में से नंबर दिए हैं हमने मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के लिए। जीडीपी ग्रोथ रेट मोदी सरकार के अंदर कैसा रहा था, आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। साल भर साल ये कैसे ऊपर नीचे गया। अगर हम इसे पिछली सरकार से कंपेयर करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की एक कमेटी ने रिपोर्ट निकाली थी कि कांग्रेस के 10 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफी बेहतर रही थी मोदी सरकार के कंपैरिजन में। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है दोस्तों कि मोदी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ये कोशिश कर रहे थे डेटा मैनिपुलेट करके किसी तरह से जीडीपी को बेटर दिखा दे। और दूसरी बुरी खबर यह है दोस्तों कि जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने के पीछे कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं था। इसका दोष हमारी सरकार पर ही जाता है। डीमोनेटाइजेशन जैसे डिजास्टर्स डिसीजन की वजह से 2% गिरावट आई हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में। और यह एस्टिमेट किया जाता है कि 1% जीडीपी ग्रोथ रेट से 30 लाख लोग पॉवर्टी से बाहर आते हैं। तो बहुत भारी नुकसान हुआ में पैसों का। तो इन सारे रीजंस की वजह से दोस्तों मोदी सरकार को इस इंडिकेटर में 5 में से मिलते हैं सिर्फ एक नंबर। 2013 की आगरा रैली में मोदी जी ने 1 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, पर अब जॉब्स के बजाय लोगों को पकोड़े बेचने के लिए कहा जा रहा है। 25 साल में पहली बार इंडिया की मेल वर्कफोर्स घट रही है। 2018 में इंडिया में करीब 1 करोड़ जॉब्स का लॉस हुआ था, और गवर्नमेंट की खुद की लीक्ड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट है। इंडिया के जॉब क्राइसिस की हालत हर जगह देखी जा सकती है। यूपी की 62 पियोन पोजीशंस के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से कई पीएचडी डिग्री होल्डर्स भी थे। रेलवे की 63,000 ग्रुप डी पोजीशंस, जो सबसे लो लेवल पोजीशंस होती हैं, उसके लिए 82 लाख ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि पॉल क्रूगमैन, एक नोबेल लॉरिएट, ने इंडिया को मास अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वार्न किया है। जीडीपी की तरह मोदी गवर्नमेंट ने जॉब्स पर भी एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें यह दिखाया गया कि हर साल 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो रही है। पर कई लोगों ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, इंक्लूडिंग आर जगन्नाथ, जो शायद मोस्ट इश्यूज पर बीजेपी से अग्री करते हैं, और इसलिए हम उनको देंगे 0 आउट ऑफ 5। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट में। हमारी 2013-14 में इन्फ्लेशन थी 10.1%, जो कि नीचे गिर के 2018-9 तक हो गई सिर्फ 3.6%। लेकिन इसका सारा क्रेडिट सरकार को नहीं जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हो रखे हैं दुनिया भर में। और दूसरी तरफ दोस्तों कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लो क्रूड ऑयल प्राइस होने के बावजूद भी बहुत महंगी रही हैं, जैसे कि एलपीजी, जिसने 70 सालों में पहली बार 1000 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेट्रोल, जिसने 70 सालों में पहली बार 90 रुपए पर लीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन सारे रीजंस को देखते हुए दोस्तों इन्फ्लेशन में मोदी सरकार को मिलते हैं 5 में से 3 नंबर। एक इंडिकेटर जिसमें मोदी गवर्नमेंट का अबव एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस रहा है, वो है वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। करीब 4 साल में इंडिया की रैंकिंग 65 प्लेसेस इंप्रूव हुई है, जो एक मेजर इकोनॉमी के लिए रिकॉर्ड है। रैंकिंग के अलावा इंडिया का रॉ स्कोर भी बहुत इंप्रूव हुआ है, जो बताता है कि इंडिया की रैंकिंग बस इसलिए ही इंप्रूव नहीं हुई क्योंकि दूसरी कंट्रीज का परफॉर्मेंस खराब रहा है, पर इसलिए भी क्योंकि इंडिया के एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है। कई लोगों ने कहा है कि इस सर्वे में बस दिल्ली और मुंबई ही शामिल थे, इससे ये सर्वे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, ये बात सच है, पर सर्वे कैसे डिसाइड होता है ये मोदी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और हमें इसलिए मोदी गवर्नमेंट को पीनलाइज भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इस इंडिकेटर में हम उनको देंगे 5 आउट ऑफ 5।
इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं रोड्स, हाईवेज, रेलवेज और इलेक्ट्रिफिकेशन को। जहां तक सड़कों की बात आती है दोस्तों, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन का जो रेट रहता है, कितने किलोमीटर पर डे सड़कें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ये मोदी सरकार बड़े मिसलीडिंग तरीके से आपको एडवर्टाइज करके दिखाती है। ये दिखाती है आपको कि देखो 2013-14 में इतना था, 2018-9 में इतना बढ़ के हो गया। लेकिन जो पूरी पिक्चर है वो ये ग्राफ दिखाता है। एनडीए की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रही है यूपीए के कंपैरिजन में। 116 किलोमीटर पर डे के रेट से रोड बिछाई गई वर्सेस 102 किलोमीटर पर डे। हाईवेज के अंदर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन मोदी सरकार के अंदर बड़ी है, लेकिन अगर हम ये देखें कि टोटल हाईवेज कंस्ट्रक्टेड में जो परसेंटेज इंक्रीज आया यूपीए 2 के अंदर और एनडीए के अंदर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है फिर से। रेलवेज की बात करें दोस्तों, तो एनडीए के टाइम पे ज्यादा पैसे खर्च किए गए यूपीए के कंपैरिजन से, जिसकी वजह से ज्यादा लाइनें बिछा पाए और ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया रेलवेज में। और विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो सरकार ने यहां पर एक बहुत बड़ा क्लेम किया था कि 100% गांव हमारे देश में इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। लेकिन ये चीज एक जुमला थी। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे देश में जो सिर्फ ऑन पेपर इलेक्ट्रीफाइड है। असली में कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें एक घर तक भी बिजली नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ अगर हम रेट को कंपेयर करें, तो यूपीए के टाइम पे 12,000 गांव पर ईयर इलेक्ट्रीफाई हो रहे थे और एनडीए के टाइम पे ये रेट सिर्फ 4,600 था। हालांकि हमें यह भी कंसिडर करना यहां पर जरूरी है कि आखिरी के जो गांव है वहां तक बिजली पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होगा, वो थोड़े और एक्सट्रीम रीजन्स तक होंगे। इन सब रीजन्स को देखते हुए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलते हैं मोदी सरकार को 5 में से 3 नंबर। अगर कोई गवर्नमेंट को किसी इंडिकेटर में नेगेटिव मार्क्स देना पॉसिबल होता, तो इस बीजेपी गवर्नमेंट को सोशल यूनिटी में नेगेटिव मार्क्स जरूर मिलते। और अनफॉर्चुनेटली शायद वो इस चीज से खुश भी हो जाते, क्योंकि एक येल की स्टडी के हिसाब से दंगे फसाद से बीजेपी का इलेक्शंस में फायदा होता है। इन 5 सालों में कई बीजेपी लीडर्स और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने हर अपॉर्चुनिटी पर रिलीजियस और कास्ट बेस्ड टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसके विक्टिम्स मेनली मुस्लिम्स, दलित्स और दूसरी माइनॉरिटीज रही हैं। बीजेपी की सपोर्ट की वजह से कई लोगों ने तो कानून ही अपने हाथ में ले लिया है। कुछ दिनों पहले ही गुड़गांव में 20-25 लोगों ने एक मुस्लिम फैमिली के घर में घुसकर उनको बेरहमी से मारा। गुजरात में एक दलित फैमिली को पब्लिक में काउ स्किनिंग की वजह से पीटा गया। कई लोगों, स्पेशली मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद के बहाने मारा गया, जबकि एनआईए ने खुद डिक्लेयर किया है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। मोदी गवर्नमेंट की वजह से हमारे पूरे देश ने एक नया इंग्लिश वर्ड सीख लिया, लिंचिंग। दादरी, अलवर, लत्तेहार, ऐसे इंसिडेंट्स अब हमारे देश में बहुत मामूली बात हो चुके हैं। इंडिया स्पेंड के हेट क्राइम वॉच के हिसाब से 2009 और 2018 के बीच 254 हेट क्राइम्स हुए थे जो रिलीजियस हेट्रेड से मोटिवेटेड थे, और इनमें से 90% बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हुए थे। पर शायद हमें इस बात से सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब उनके खुद के मिनिस्टर्स ही लिंचिंग अक्यूज को माला पहना रहे हैं। तो इसलिए इस इंडिकेटर में मोदी गवर्नमेंट को देंगे 0 आउट ऑफ 5। मोदी सरकार के अंदर यूपीए की सरकार से ज्यादा वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो ज्यादा वुमेन है जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट की जा रही हैं। लेकिन मेजॉरिटी होने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास किया जिनमें औरतों को 33% रिजर्वेशन मिलती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे केसेस सामने आए जो दिखाते हैं कि बीजेपी का असली मोटिव क्या है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। कथुआ के केस में बीजेपी लीडर ने रेप अक्यूज के फेवर में एक रैली अटेंड करी और इसके बावजूद दोस्तों उसको मिनिस्टर के लिए प्रमोट कर दिया गया। उन्नाव के रेप केस में बीजेपी लीडर का नाम सामने आया। बंगाल में एक बीजेपी लीडर का नाम सामने आया चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में। ऐसे बहुत से केसेस मिल जाएंगे आपको दोस्तों अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो। और आप ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तो देखते ही होंगे कि किस तरह से बीजेपी के सपोर्टर्स औरतों को गालियां देते हैं, उन्हें रेप की धमकियां देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं जिससे औरतों को फायदा होता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओपन डेफिकेशन एक्चुअली में कम हो गया, 26% से कम हो गया ओपन डेफिकेशन। लेकिन एलपीजी वाले में प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत से एलपीजी सिलेंडर जिनको फ्री में मिला था वो बाद में उसे रिफिल कराने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। इन सब स्कीम्स में दोस्तों पब्लिसिटी बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन सक्सेस में कहूंगा सिर्फ एवरेज ही आया है। इन सब चीजों को देखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में, जेंडर इक्वालिटी के मामले में मोदी सरकार को मिलते हैं 5 में से 2 नंबर। हर गवर्नमेंट को इस चीज में जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए कि उन्हें वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या किया। इंडिया के केस में दलित्स और ट्राइबल्स के लिए लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दलित्स के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ गए हैं। यूपी में ही ऐसे क्राइम्स 26% तक बढ़ चुके हैं। ऐसा मेनली गांव रक्षक ग्रुप्स की वजह से हुआ है जिन्होंने दलित्स को अपना निशाना बनाया है, जैसे हमने गुजरात के उन्ना केस में देखा था। यूएन तक ने मोदी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कंडेम किया है।
और ट्राइबल्स के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज उनकी लाइवलीहुड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख ट्राइबल्स के खिलाफ एक एविक्शन ऑर्डर जारी किया। वैसे इस ऑर्डर को स्टे मिल चुका है, पर कई लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लैक ऑफ एफर्ट को ब्लेम किया है। जब ये ऑर्डर सुनाया गया तो कोर्ट में गवर्नमेंट के लॉयर्स मौजूद ही नहीं थे। सेकेंडली, इस गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट की बजाय इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज किया है। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने तो खुद कहा है कि उनकी ग्रीन पॉलिसीज इंडस्ट्री के लिए एक रोड ब्लॉक है। मोदी गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम जरूर लॉन्च किया है, जिसके हिसाब से हर बैंक ब्रांच को एक दलित और एक ट्राइबल को एक बिजनेस लोन देना होगा। पर एक आरटीआई से पता चला कि बस 6% बैंक ब्रांचेस ने ही ऐसे लोन दिए हैं। इसलिए ओवरऑल इस इंडिकेटर में हम गवर्नमेंट को देंगे 1 आउट ऑफ 5। हमारे देश की 50% से ज्यादा जनता फार्मिंग पर डिपेंड करती है अपना गुजारा चलाने के लिए। मोदी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स के इनकम को डबल कर दिया जाएगा, लेकिन जो दोस्तों अभी तक का प्रोग्रेस रहा है उसे देखकर लगता है कि ये चीज भी एक जुमला निकलने वाली है। फसलों के दाम यानी क्रॉप प्राइसेस फार्मर्स को इतने कम मिल रहे हैं दोस्तों कि नासिक के एक फार्मर ने अपनी कमाई को पीएम्स रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया, ये कहकर कि इतनी कम कमाई है, मैं इसका करूंगा क्या। बिहार में कुछ किसानों ने अपने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया खुद से गुस्से में आकर। इस सरकार के दौरान दोस्तों हमें बहुत से बड़े बड़े फार्मर्स प्रोटेस्ट मार्च देखने को मिले, कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में। एमएसपी जो दिया जाता है वो इतना लो है। सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया है, लेकिन असल में उन्होंने फॉर्मूला बदल डाला था एमएसपी का, तो ये चीज भी एक जुमला निकली थी। हालत इतनी बुरी है दोस्तों कि 2016 के बाद से हमारी सरकार ने फार्मर सुसाइड्स पर डेटा ही पब्लिश करना बंद कर दिया। इस पूरी फार्मर्स क्राइसिस को मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया, आप जाकर देख सकते हैं अगर इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा डीप में समझना चाहते हैं तो। लेकिन इलेक्शन से एकदम पहले जैसे मोदी सरकार जाग उठी, इन्होंने फार्मर्स के लिए एक इनकम सपोर्ट स्कीम निकाली अपने लेटेस्ट इंटरनिम बजट में, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स को 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये अमाउंट इतना कम है कि एक एवरेज फार्मर्स की इनकम का ये सिर्फ 6% है। तो कितने फार्मर्स एक्चुअली में अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे इतने छोटे अमाउंट से, ये सवाल पूछने वाला है दोस्तों। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए फार्मर्स के मामले में मोदी सरकार को मिलते हैं 5 में से सिर्फ 1 नंबर। इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कोई गवर्नमेंट इस मोदी गवर्नमेंट से compete कर सकती है तो वो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौर पे। इन 5 सालों में इंडियन मीडिया हर चीज से भुगत चुकी है। कई जर्नलिस्ट मारे गए हैं, कईयों को जेल भेजा गया है, बहुतों को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया और कुछ को लगातार थ्रेट्स और अब्यूजेस भी मिली। बस वही जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनकी ही तरक्की हुई। जर्नलिस्ट के अलावा आम लोगों को भी उनके व्यूज के लिए बख्शा नहीं गया। हाल ही में एक यूथ को बीजेपी वर्कर्स ने अटैक किया जब उसने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। मेरठ में एक आदमी को उसके एंटी मोदी फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट किया गया। और मोस्ट फेमसली 4 स्टेट्स में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पद्मावत मूवी बैन हुई, जबकि उसको सेंसर्स ने क्लियर कर दिया था। इस एनवायरनमेंट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी सेल्फ सेंसरशिप करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन रीजंस की वजह से मोदी गवर्नमेंट के अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम हो गया है और इसलिए हम उनको देंगे 0 आउट ऑफ 5। तो इकोनॉमिक और सोशल कैटेगरीज में दोस्तों मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में इन्हें मिलते हैं 50 में से 16 नंबर। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जितने भी इंडिकेटर्स यहां पर बताए गए, आपकी राय में क्या नंबर्स मिलने चाहिए? क्या आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? और आपका टोटल क्या बनता है 50 में से? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। बाकी 3 कैटेगरीज दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल, गवर्नेंस और एनवायरनमेंट, इस वीडियो के पार्ट 2 में एनालाइज की जाएंगी, जिसके एंड में हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड के 100 में से टोटल नंबर देंगे। इस वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सोच यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मेरी रिसर्च में बहुत मदद करी। ये बहुत अच्छे रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, वैसे मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है दोस्तों, तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर डोनेट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।